नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो एक आईपीएस अधिकारी हैं और 2002 बैच की आईपीएस अधिकारी। और उनकी खासियत ना सिर्फ ये है कि वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी खासियत ये है कि उन्होंने माउंटेनियरिंग करी है और ऐसी माउंटेनियरिंग करी है कि उन्होंने पूरे विश्व में ना सिर्फ अपने प्रदेश का, अपनी सर्विस का नाम रोशन किया है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण प्राप्त किया है मनाली से, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्पोर्ट्स, वहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और इसके बाद जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो उन्होंने माउंटेनियरिंग शुरू करी, तो माउंट किलिमांजारो अफ्रीका में उन्होंने जिसको सबसे पहले फ़तेह किया, उसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया में कारसेंस पिरामिड को फ़तेह किया है, साउथ अमेरिका में उन्होंने फ़तेह किया है माउंट अकाउंका गोवा को, उसके बाद उन्होंने फ़तेह किया है यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूस को, अंटार्कटिका की माउंट विल्सन एंड साउथ पोल भी उन्होंने फ़तेह किया है। और उसके बाद थर्ड ट्राई में अपने माउंट एवरेस्ट को फ़तेह करने में कामयाब रही हैं 2016 में। और एशिया के जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उनको उन्होंने फ़तेह किया है, जहाँ पे उनके पूरे एक्सपीरियंसेस आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने -35 डिग्री टेम्परेचर को बियर किया एंड कितनी कठिनाइयाँ उन्होंने सही हैं। तो मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ अपर्णा कुमार, आईपीएस 2002 बैच। मैम यूपी कैडर से हैं और आज हम उनसे बात करेंगे। और सबसे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि मैम कर्नाटका से बिलोंग करती हैं और शी इज़ ए मदर ऑफ़ 2 किड्स। एंड इससे पहले जब वो मसूरी में आई, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जब आई हैं, तो उससे पहले उनका माउंटेनियरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शी हैज़ सीन द स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम इन मसूरी। उसके बाद माउंटेनियरिंग जब उन्होंने शुरू करी, जब ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग शुरू करी, तो उसके बाद माउंटेनियरिंग का उन्होंने शुरू किया। मनाली से उन्होंने बाकायदा इसके लिए कोर्स किया। शी पास द कोर्स इन फ्लाइंग कलर्स। So let's have a discussion and let's have a motivational talk with the IPS अपर्णा कुमार मैम। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आज मेरे गेस्ट हैं मैम अपर्णा कुमार, 2002 बैच के आईपीएस। और माउंटेनियरिंग में इन्होंने 7 कंटिनेंट के 7 पीक्स को फ़तेह किया है। जैसे मैंने आपको सारे पीक्स के और सारे जो हमारे कंटिनेंट्स हैं उनके बारे में बताया कि कहाँ कहाँ मैम गए हैं। मैम ने अथक परिश्रम किया इसके लिए, मैम ने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। और मैम के पुलिस करियर के बारे में आज हम जानेंगे, मैम से हम ढेरों मोटिवेशन लेंगे। तो सबसे पहले मैं मैम का स्वागत करता हूँ। मैम वेलकम। एंड मैम आप बताइए, आपको ये कैसे ये जो माउंटेनियरिंग का कैसे आपको शौक़ लगा, कैसे आपने इसका तैयारी करी, एंड आप पूरा अपना स्टोरी बताइए मैम। वेलकम मैम। धन्यवाद प्रभजोत। आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये मोटिवेशनल टॉक्स करते हैं एंड मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आपने मुझे इनवाइट किया इस टॉक के लिए। धन्यवाद। मैं मूलतः कर्नाटका की रहने वाली हूँ और मैंने इससे पहले कभी माउंटेनियरिंग ये सब किया ही नहीं है। मैं नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से बीए एलएलबी ऑनर्स करने के बाद बैंगलोर सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स जो लोअर कोर्ट्स है वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। फिर मेरे एक सीनियर है लॉ स्कूल में, वो आईएएस बन गए थे, तो उनका इंस्पिरेशन लेके मैंने भी यूपीएससी एग्ज़ाम लिखा एंड मुझे आईपीएस अलॉट हुआ और काडर मुझे उत्तर प्रदेश मिला है। मैं 2002 में, मुझे याद है, मसूरी गई थी फाउंडेशन कोर्स करने। इससे पहले मैंने इतने बड़े बड़े पहाड़, जो बर्फीले पहाड़ है, वो देखा ही नहीं था। तो उसको देख के काफ़ी मैं प्रभावित हुई। पर उसके फाउंडेशन कोर्स के बाद ट्रेनिंग के बाद तो वापस यूपी चले गए और वहाँ तो नौकरी करना है, तो 12 साल नौकरी ही किया। मैंने माउंटेनियरिंग का शुरुआत तो 2013 से किया, जब मैं मुरादाबाद, एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे मैं कमांडेंट थी एक बटालियन में। वहाँ से मेरा ये जर्नी शुरू हुआ है। जी मैम।
तो मैम उसके लिए मैंने पढ़ा जो विकीपीडिया पे और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता था, तो आपने बाकायदा उसके लिए मनाली से कोचिंग ली है, बाकायदा आप कलर फॉर कलर से आपने उसमें पास किया है, ग्रेड ए है उसमें आपका। सो उसके बारे में बताएं, मनाली में जो कोचिंग है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, एंड उसके बाद आपने कैसे शुरुआत करी एक एक करके हमें सारे कॉन्टिनेंट्स में जो आपने सारी जो फतेह करी हैं, एंड स्पेशली माउंट एवरेस्ट जो आपको तीसरी सक्सेस मिली है, तीसरी बार अटैम्प्ट में करने में सक्सेस मिली है। मैं मुरादाबाद, जैसे मैंने कहा, मैं मुरादाबाद में पोस्टिंग मेरी हुई। एक बटालियन है वहाँ, 9th बटालियन पीएसी। वो पहले एसपीएफ उसको बोला जाता था, स्पेशल पुलिस फोर्स। आईटीबीपी से पहले जो केदारनाथ, अस्कोट और वहाँ जो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पे जो सेंसिटिव पोस्ट है, उसको ये एसपीएफ ही देखभाल करती थी। 1992 में ये जो स्पेशल पुलिस फोर्स से आईटीबीपी में ये सब ट्रांसफ़र हुए वो पोस्ट। तो बटालियन में जब मैं कमांडेंट के तौर पे गई तो वहाँ पे काफ़ी माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स, जूते, टेंट्स वगैरह सब रखा गया था। तो वो सब जब देखा गया तो उसका एक हमने म्यूज़ियम टाइप बनाया, और सैंड मॉडल्स थे वहाँ, वो सब देख के। और जो पुराने वहाँ पे मेरे साथ के लोग थे वो काफ़ी कहानियाँ सुनाते थे कि हम सामान ढोते थे ऊपर, और इतने 18,000 पे रहते थे, 20,000 पे जाते थे, बर्फ़ ऐसा होता था। तो वो कहानी सुन के कब कहीं मैं बहुत ही प्रभावित हुई। एज़ कमांडेंट ही मुझे पता चला कि काफ़ी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मनाली इसीलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ 40 साल तक जा सकते हैं बेसिक कोर्स करने। बाकी जो उत्तराखंड में निम है एंड एचएमआई वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे 35 साल था। तो आई वॉज़ अबाउ 35, तो इसीलिए मैंने मनाली चूज़ किया। और मनाली से मेरा जो माउंटेनियरिंग जर्नी है वो शुरू हुई। मनाली में बेसिक कोर्स मैंने किया। एक्चुअली जब बेसिक कोर्स करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा, यू जस्ट रिमेंबर कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, और अगर नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे, तो नाक नहीं कटाना है, ठीक तरह से देखो, अगर करना है तो जाइए, अगर नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ही डिड नॉट हैव मच कॉन्फिडेंस इन मी। और मेरे आईजीपी, जब मैंने एज कमांडेंट जाके 30 दिन का छुट्टी मांगा तो वो कह रहे थे कि क्या मैं डीजीपी साहब से बात करके आपको कहीं ज़िले में पोस्टिंग करा दूँ क्या कि आप नौकरी अच्छे से करिए, इससे क्या आपको मिलने वाला है तो ये था। पर वो जब मैं करके आई और पीक्स मैंने किया, तब जो मेरे आईजी साहब थे बहुत ही खुश, अभी भी खुश हैं। ही एनकरेजेस मी अलॉट। वहाँ जो बेसिक कोर्स में मैं गई, सोचा था कि अच्छे से कर लेंगे। वहाँ करीब 150 लोग ट्रेनीज़ थे जो 18 से लेकर 25 साल के थे। तो सबसे ओल्डेस्ट मैं थी। तो काफ़ी हर दिन का ये था कि क्या मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में 11,000 12,000 पे हैं। वहाँ दौड़ना भी पड़ता है 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, और कभी वज़न लेके दौड़ना पड़ता है, फिर कसरत काफ़ी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें था। मेरा यही था कि मैं, क्योंकि थोड़ा सीनियर मोस्ट में थी, इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, तो फोकस तरीके से एक दिन भी एब्सेंट नहीं होके मैंने कोर्स किया और ए ग्रेड मिला। अगर ए ग्रेड बेसिक कोर्स में करते हैं तभी हम आगे एडवांस कोर्स कर सकते हैं। तो ए ग्रेड मिला, तो अगले साल 2014 में जुलाई में मैंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया। उसके बाद फिर मैंने ये जो 7 महाद्वीपों का जो सबसे ऊंची पहाड़ है वो क्लाइंब करने का मैंने शुरू किया। पहले मैंने लद्दाख में स्टोक कांगरी, और जो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मैंने काफ़ी क्लाइंब किया। उसके बाद मैं पहले बार तंजानिया गई किलिमंजारो क्लाइंब करने। वहाँ मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले जो बल्गेरिया के थे, कनाडा के। तो एक तरीके का टीम बन गया हमारा। तो 2-3 क्लाइंब्स मैंने उनके साथ भी किया। किलिमंजारो के बाद मैंने अकांकागुआ है साउथ अमेरिका में, वो क्लाइंब किया। और उसके बाद मैंने एल्ब्रुस रशिया में है,
ये यूरोप का हाईएस्ट है, वो मैंने क्लाइम किया। और कार्स्टन्स पिरामिड करके है ये ऑस्ट्रेलेशिया में, वो मैंने क्लाइम किया। और अंटार्कटिका जाके मैंने वहाँ का ऊंची पहाड़ है विंसन मैसिव, ये मैंने क्लाइम किया। अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस ये था कि वो सबसे अलग कॉन्टिनेंट है और बिल्कुल ही बर्फीला ग्लेशियर है और हाई स्पीड विंड्स और कोल्ड विंड्स चलती रहती है। मैं साउथ इंडियन हूँ, इतना ठंड का मेरा उतना वो नहीं है, पर एक्चुअली वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से जो गियर होती है, डाउन जैकेट्स होती है, डाउन पैंट्स होती है, गोटेक्स है, ये सब पहन के थोड़ा ठंड कम लगता है। तो वो, और अंटार्कटिका में ये है कोई आपको हर सामान जो है, जैसे टेंट है, फ्यूल है, खाना है, ग्रुप गियर होती है, वो सब हमको स्लेड में रख के ठीक तरह से पैक करके स्लेड को पुल करनी पड़ती है। एंड बैकपैक भी रहता है। स्लेड करीब 25 से 30 किलो होती है और बैकपैक भी करीब 16 से 20 किलो होता है। हाँ, इतना वज़न ले के फिर चलना पड़ता है और ठंड भी ज़्यादा है। बट बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा अंटार्कटिका में क्लाइम करने का। उसके बाद ही मैंने फिर एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए सोचा। एवरेस्ट मैंने चाइना साइड्स में, दैट इज़ नॉर्थ साइड बोलते हैं चाइना साइड को, नेपाल साइड को साउथ साइड बोलते हैं। मैंने नेपाल साइड से नहीं क्लाइम किया क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है। करीब 600 से लेकर 1000 क्लाइंबर्स होते हैं। चाइना में जिस वर्ष मैंने क्लाइम किया है 2016 में, उस साल शायद 42 क्लाइंबर्स थे। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़, पूरा जो टेरेन है, सिर्फ आप अकेले जा रहे हैं, आपके शेरपा आगे कहीं हैं, दूसरे क्लाइंबर्स कहीं पीछे हैं, तो पूरा जो वातावरण में आप अकेले चलते रहते हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस उसका है। 2015 में भी मैं चाइना साइड से ही गई थी। 2015 में हो नहीं पाया क्योंकि 2015 को अर्थक्वेक हो गया था, तो उसमें ज़्यादा कैजुअल्टीज़ नेपाल में हुआ था, यहाँ पे नॉर्थ साइड में उतना नहीं हुआ था। तो 2016 में आई वाज सक्सेसफुल इन क्लाइंबिंग एवरेस्ट। उसके बाद जो है एक और मेरा सातों महाद्वीपों में नॉर्थ अमेरिका बचा, वो माउंट डेनाली, उसको मैकिनली भी बोलते हैं। वो मैंने 2017 में गई थी, बट 2017 में हो नहीं पाया क्योंकि हाई कैंप में मैं करीब 8 दिन फंस गए थे हम लोग ख़राब वेदर में। तो फिर खाना भी हम लोगों का कम हो गया, तो सब वापस लौटना पड़ा। ये इस माउंटेन का ये खासियत है कि यहाँ पे अगेन स्लेड को ले जाना पड़ता है। स्लेड यहाँ थोड़ा और हैवी होता है, करीब 30 से 35 किलो, और बैकपैक भी रहता है, और स्नो शूज़ पहनना पड़ता है। स्नो शूज़ इसीलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ जो है नीचे के कैंपों में बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो धंसने का पूरा वो रहता है। तो स्नो शूज़ पहन के फिर स्लेड पुल करके बैकपैक लेके आगे जाना पड़ता है। और एक हम लोगों को अलग अलग कैंप्स से पहले जाके सामान वहाँ डंप करनी पड़ती है। स्नो को खोद के अंदर सब सामान डंप के फिर उसमें हम फ्लैग लगाते हैं कि ये हम लोगों का है, ताकि पहचाने अगले बार जब आएंगे। तो ये लोडिंग बोला जाता है, लोड फेरिंग बोला जाता है। तो ये अलग ही, मतलब आफ्टर हिमालयाज़ जो बाहर हम क्लाइम करने जाते हैं, हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि सामान भी हम ही कैरी कर रहे हैं, टेंट भी हमको ही पिच करना पड़ता है, पानी पिघलना है तो स्नो भी हम ही लोगों को खोद खोद के स्नो लेकर आना पड़ता है, और हर चीज़ हम ही को करना पड़ता है। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रहा। 2017 में कर नहीं पाई, 2018 में भी गई डेनाली क्लाइम करने, पर इस समय हाई कैंप भी नहीं पहुंच पाई, सिर्फ तीसरे कैंप से वापस लौटना पड़ा क्योंकि तीसरे कैंप में 9 दिन मैं फंस गई बैड वेदर के वजह से। मैंने मतलब माउंटेन कैसा दिखता है ये भी नहीं देख पाई। फिर 2019 में मैं थी, एक चिली के मेरे गाइड थे, और एक 21 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, वही
यूएस का। तो हम तीनों गए थे, तीनों मेरे गाइड ने मुझे यही सलाह दिया कि हमारा सामान हम कम कर देंगे, वी विल ट्रैवल लाइट। तो हम लोग एक ही टेंट में रहते थे और उसी टेंट में हम खाना भी बनाते थे, और हम ही लोग जो भी खाना बनाने का टर्न वाइज हम शिफ्ट लेते थे, और बाकी जो भी साफ़ सफाई ये सब चीज़ें और लोड फेयरिंग भी हम अपने ही बीच में हम लोग करके बहुत लाइटली हम ये जो माउंटेन है करीब 22 से 23 दिन में करते हैं। तो 2019 में मैंने 10 दिन में हम लोगों ने ये कंप्लीट करके वापस आ गए थे। तो जो पेशेंस मैंने मतलब 2017 से लेकर रखा था वो 2019 में लगा कि इतना आसान है क्या क्यों 2 साल नहीं हो पा रहा था तो इतना अच्छा वो था। तो इसके बाद मैंने स्कीइंग करके जोग्राफिक साउथ पोल मैंने 2019 में किया है। एंड साउथ अमेरिका माउंट अकांकागुआ तो मैंने 2016 में ही कर लिया था। हाँ हाँ, सबसे लास्ट ये डेनाली 2019 में मैंने किया। 19, और उससे पहले मैंने स्कीइंग आता नहीं था। गुलमर्ग जाके मैंने 15 दिन स्कीइंग सीखा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग है गुलमर्ग में, वहाँ भी मैंने बेसिक स्कीइंग कोर्स किया। और स्की करके जोग्राफिक साउथ पोल वहाँ भी वही है कि स्की मतलब आपको ऊपर से हिल से स्की करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जोग्राफिक साउथ पोल जो है धीरे से ग्रेजुअली हम 9300 मीटर फीट पर चलते हैं ऑन द ग्लेशियर, और ये ड्राई आइस है, इट्स नॉट वेट। तो हम लोग गीले नहीं होते हैं, पर लोड काफ़ी रहता है हमारे पास, करीब 40 से 38 से 40, बिकॉज़ मेरा हाइट और वेट के हिसाब से स्लेड का हमको वो करते हैं। जो 100 किलो होते हैं उनका तो स्लेड करीब 60 किलो या 65 किलो का वेट होता है। तो वहाँ भी वही है, लोड फेरिंग और स्लेड पुल करके पूरा करीब 11 से 12 दिन एक हम लोगों को अंटार्कटिका बेस कैंप है यूनियन ग्लेशियर, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ से हम अपना स्लेड में सभी तैयारियाँ करते हैं जो 2 हफ्ते के लिए जोग्राफिक साउथ पोल पहुँचने का। फिर हम लोगों को 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे छोड़ते हैं बाय एयरक्राफ्ट, स्मॉल एयरक्राफ्ट्स होती है, हमारा स्लेड और हम लोगों को वहाँ छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से हम अकेले हैं। फिर हम लोग वहाँ से फिर करीब 112 किलोमीटर स्की करके जोग्राफिक साउथ पोल जाते हैं। अगेन जो जोग्राफिक साउथ पोल जाने का जो रास्ता है बिल्कुल ही अलग एक एक्सपीरियंस है। पूरा लगता है कि हम मून या मार्स में चल रहे हैं, और स्काई में अलग अलग तरीके का फॉर्मेशंस होती है। मैंने एक बार मुझे लगता है 3, 4, 5, 6 रेनबोज़ देखा है, और सनसेट, और उस समय तो वो 24 आवर्स लाइट होता है, तो फॉर्मेशंस अलग होती है। टेम्परेचर डे से सुबह से लेकर रात तक अलग अलग तरीके का वातावरण होता है। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है आई एम ग्रेटफुल कि मैं जहाँ अमुंडसेन और बाकी लोग बड़े बड़े एक्सप्लोरर्स वहाँ पहुँचे थे, वहाँ हम भी अपना कदम रख दिए हैं। तो ये बहुत ही आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी जो साउथ पोल मैंने किया है। मैम आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मैंने पढ़ा आप यू आर मदर ऑफ़ 2 किड्स, तो उनका ड्यूरिंग एक्सपीडिशन जब आप जाते हैं उनका क्या रहता है कि मम्मी बेस्ट ऑफ लक, हमें फ़ोटो भेजना, हमें कॉल करना, एंड योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर, एंड आपको यूपी पुलिस की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। सो उस सपोर्ट के बारे में बताएं प्लीज़। मैं जब भी अपना माउंटेनियरिंग जर्नी के बारे में, हाँ, पैशन के बारे में बात करती हूँ, तो पहले जो भी लोग होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं यही पूछते हैं कि आप नौकरी करके ये इतना एक्सट्रीम स्पोर्ट कैसे आप कर सकते हैं। ये बिना परिवार के और परिवार के सहयोग और उनके एनकरेजमेंट के बिना ये बिल्कुल असंभव है। मैं पूरा श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। वो उनका नाम संजय कुमार है, वो एक IAS अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश काडर के ही हैं,
और उनका सहयोग और उनका जो इंटरेस्ट है मेरे एक्सपीडिशंस प्लान करना, मेरा लॉजिस्टिक्स का मतलब फ़्लाइट टिकट्स कितने का आता है और क्या खर्च होगा, ये सब चीज़ें कैसे पैसे बचा सकते हैं, कहाँ से पैसे आएगा, ये सब चीज़ें ही टेक्स केयर ऑफ। मैं सिर्फ ट्रेनिंग करती हूँ जो एक्सपीडिशन नहीं जाते हैं तो काम करते समय हम लोग सुबह शाम ट्रेनिंग, उनका कहना यही है आप ट्रेनिंग करो, बाकी चीज़ों का जो ये है हम लोग देख लेंगे। तो इतना ज़्यादा सहयोग रहता है, तो इसीलिए बिना परिवार का और बिना फ्रेंड्स के उनके सपोर्ट के, फाइनेंशियल सपोर्ट के ये संभव ही नहीं है। यूपी पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है और उत्तर प्रदेश शासन का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैंने पहली बार, मुझे याद है जब एनओसी और परमिशन और छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई किया था, काफ़ी मतलब 7-8 महीने लग गए थे, तो पूरा साल लग गया था। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि फ़ाइल कैसे मूव करे, कैसे ड्राफ्ट करे चिट्ठियों को, ये सब चीज़ें सीखना पड़ा। और यूपी में मैं पहले अधिकारी थी जो इस लेवल के कि मैं बाहर जाके पीक क्लाइम करने का। पूरे इंडिया की पहली अधिकारी हैं, ऑल इंडिया सर्विस की पहली है, आईएएस आईपीएस आईएफएस सारे मिला के पहले अधिकारी हैं। नहीं, थैंक यू प्रभजोत। बट उस समय काफ़ी, ये 2014 की बात कर रही हूँ, किसी को जानकारी नहीं था और इतना ज़्यादा माउंटेनियरिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग इतना उस समय उतना पॉपुलर भी नहीं था। तो उस समय काफ़ी एवरीवन यूज्ड टू थिंक कि क्या शी इज़ गॉन क्रेजी या कोई इनको बीमारी है क्या है, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों वहाँ जाके क्या हासिल कर लेंगे। ये सब पहले 2-3 एक्सपीडिशन में थोड़ा मुझे दिक्कत हुई, ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर्स, परस्यूइंग, और लगातार। इसमें एडवांटेज ये था कि मेरे हस्बैंड आईएएस में थे तो काफ़ी चीज़ें मुझे आसान हो गया था। और बहुत सारे आईएएस अधिकारी और मेरे खुद के पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, मेरे बैचमेट्स काफ़ी मुझे हेल्प किए। और फाइनेंशियली भी आईएएस अधिकारियों ने और मेरे पुलिस के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को, उस समय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कन्विंस किया। मेरा एवरेस्ट का जो एक्सपीडिशन का पूरा अमाउंट था वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने, शासन ने स्पॉन्सर किया। और अंटार्कटिका का भी उन्होंने ही जो मैंने विंसन मैसिव क्लाइंब किया उसका भी उन्होंने किया। और बीच में मुझे रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड आया, उसमें 2 लाख मिले। और एक और यश भारती स्टेट अवार्ड है, वो उसका 11 लाख कैश रिवॉर्ड था। तो इस चीज़ से थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा और हेल्पफुल भी था। फिर मैं आईटीबीपी में जब गई हूँ, आईटीबीपी में भी मेरे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं काफ़ी मुझे हेल्प किए और छुट्टी देने में, एनओसी कराने में। और मैं आईटीबीपी में रह के मैंने डेनाली किया और ये स्की टू द जोग्राफिक साउथ पोल किया। साउथ पोल के लिए उन्होंने अपने स्पोर्ट्स फंड से मुझे काफ़ी पैसे उन्होंने दिया था, पूरा नहीं दिया बिकॉज़ यू कैन अंडरस्टैंड, बट काफ़ी मेरा उससे खर्चा निकल गया था। तो इनकरेजिंग काफ़ी है नाउ, क्योंकि देखते हैं कि कोई उम्र का ये नहीं है, शी इज़ डूइंग इट, लेट अस एनकरेज। और ये एक पॉजिटिव सकारात्मक एक कार्य कर रहे हैं तो एवरीवन इज़ एनकरेजिंग, तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक बिगेस्ट रिवॉर्ड जो होता है, अगर कोई अच्छे से एनकरेज करे, अप्रिशिएट करे, वही मन खुश हो जाता है कि और अच्छा करने से। तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि इन माई सक्सेस माई फैमिलीज सपोर्ट, देयर सेक्रीफाइस, देयर एनकरेजमेंट एंड फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एंड सीनियर्स का बहुत हाथ है। मैम, आपका आज का शाम का आखिरी क्वेश्चन, आपने मेरे क्वेश्चंस के बड़े सहनशीलता से आंसर दिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आपका मैसेज यंगस्टर्स के लिए जो इस सपोर्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन, क्योंकि 2012 बैच के एक आईएएस अधिकारी का भी मैंने सुना, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट फतेह किया और माउंटेनियरिंग कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए मैसेज और जो इस सपोर्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैसेज कि वो कैसे इसकी तैयारी करें मैम। प्रभजोत, यू आर वेरी राइट कि आगे की जो पीढ़ी है उसको कैसे हम इंस्पायर करें।
माउंटेनियरिंग एक एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट है। इसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। पर जितने भी मैंने अभी तक माउंटेन्स क्लाइंब किया या स्कीइंग किया ज्योग्राफिक साउथ पोल में, एक चीज़ हम भूल जाते हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस से साथ साथ मेंटल टफनेस, मेंटल फ़िटनेस। मेंटली हम जो एक काम कंपोज्ड जो माइंड है, जो क्लटर होती है हमारे मन में, बहुत सारी चीज़ें हम रख के नेगेटिव सोचते हैं, वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। मैं यंगस्टर्स को, एस्पेशली लड़कियों को, महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी, अपना माइंड को क्लियर कर लीजिए और बी पॉजिटिव ऑलवेज़। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो मैं जब बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने ही गई थी, और ऑलमोस्ट मैंने 13 साल का नौकरी कर लिया था और सीनियर एसएसपी बन गई थी, और 2-3 साल में मैं डीआईजी बनने वाली थी। तो उस समय मैंने सोचा कि जाके ऐसे ही कर लेते हैं। तो उस समय भी कोई ये नहीं था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी या मैं कर नहीं पाऊंगी। वो उस चीज़ का मन में था कि नहीं कर पाऊंगी तो ठीक है, वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई ये नहीं होगा। बट कभी ये नहीं सोचा कि ये मैं बिल्कुल फ़ेल हो जाऊंगी और मैं कर नहीं पाऊंगी। यही इसके साथ मैं वहाँ गई थी कि मैं कुछ अलग सीखूंगी और कुछ नया सीखूंगी। तो वो सीखने का जो जज्बा है वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए। और फिज़िकल फ़िटनेस के अलावा मेंटल फ़िटनेस और मेंटल टफनेस को हम लोगों को धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप करने की बहुत ज़रूरी होती है। सपना देखते ही हम सपना पूरा कर पाना नामुमकिन होता है, तो उसके लिए एक रूटीन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन तरीके से, बिना बोर हुए, जो मोटिवेशन रोज़ सुबह 5 बजे या 5:30 बजे या 4 बजे उठने का जो डिसिप्लिन है, वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए। जो रूटीन हम एक रूटीन रखते हैं ज़िंदगी में, वो हमेशा रहना चाहिए। वो रूटीन, जो डिसिप्लिन है और कमिटमेंट है, वो अगर वो नहीं है तो बिल्कुल हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पीछे क्या हुआ है, हमारे पास्ट में क्या हुआ, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, हमेशा कदम आगे रखना चाहिए। एक और चीज़ मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए उम्र नहीं होता है। ज़रूर उम्र ज़्यादा होने पर कुछ चीज़ें और मुश्किल हो जाती है, पर आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होता है। पर एक एडवांटेज हम लोगों में है कि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बहुत मैच्योरिटी रहती है। तो फोकस तरीके से लगातार रिलेंटलेसली निरंतर हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो निरंतर प्रयास है, पॉजिटिव माइंड रख के आगे कदम रखते जाएंगे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आपने मैम को सुना। मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमें टाइम देने के लिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम की मैं सर्विस के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाया हूँ, आईपीएस में इनका करियर कैसा रहा, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैम कहाँ कहाँ पे पोस्टेड रहे हैं। तो मैम के सर्विस के बारे में मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा। मैम का माउंटेनरिंग का जो मैम ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो मैसेज दिया यूथ के लिए, उसको मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। धन्यवाद प्रभजोत। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन फैक्ट आई एम सो मोटिवेटेड बाय योर पॉजिटिविटी कि आप एक छोटा सा स्टोरी इतने सारे लोगों के बीच में रखेंगे। इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग एंड आई होप बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। एंड अगेन मैंने एक चीज़ कहा कि अप्रिसिएशन से पता नहीं आदमी यहाँ से लेकर कौन सा चीज़ हासिल कर ले। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।